नमस्कार। आज हम झारखंड के इतिहास की एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो लगभग 2000 साल तक चली। ये सिर्फ एक राजवंश की कहानी नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी ताकतों के सामने टिके रहने और खुद को बार बार बदलने की एक अविश्वसनीय दास्तान है। हम बात कर रहे हैं छोटा नागपुर के नागवंश की। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं जैसे बेनीराम महता की नागवंशावली और घासीराम की तारीख़ दोहा, ये हमें इस वंश के करीब 60 राजाओं के बारे में बताते हैं। 60 राजा? हाँ, और हमारी कोशिश रहेगी कि इन दस्तावेजों से सिर्फ ये न जाने कि क्या हुआ, बल्कि ये समझें कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। सही बात है। कैसे एक छोटा सा राज्य मुगलों और मराठों जैसी ताकतों के बीच से अपना रास्ता बनाता रहा। तो चलिए इस सफर को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इस वंश की नींव, जिसकी कहानी इतनी लंबी चलने वाली थी, आखिर रखी किसने और किन हालातों में? इसकी शुरुआत होती है फणी मुकुट राय से। फणी मुकुट राय? हाँ, जिन्हें नाग वंश का आदि पुरुष या कह सकते हैं कि संस्थापक माना जाता है। अच्छा। स्रोतों के मुताबिक उन्होंने 64 ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना की और सुतियांबे को अपनी पहली राजधानी बनाया। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती वो ये है कि उन्हें ये पद किसी जंग से नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबकी सहमति से मिला। कहा जाता है कि आखिरी मुंडा राजा मदरा मुंडा और दूसरे नेताओं ने मिलकर उन्हें अपना राजा चुना। ये उस जमाने के हिसाब से तो बहुत ही अनोखी बात लगती है। ये वाकई अनोखी बात है और उस वक्त के समाज की समझ को दिखाता है। सही। ये कोई हिंसक सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक तरह का शांतिपूर्ण हस्तांतरण था। शायद उनमें कोई खास काबिलियत देखी गई होगी। हो सकता है। फणी मुकुट राय ने सिर्फ राज ही नहीं संभाला, बल्कि सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर भी बनवाया। अच्छा, सूर्य मंदिर भी? हाँ, जो दिखाता है कि वो सिर्फ एक शासक ही नहीं बल्कि एक निर्माता भी थे। और उन्होंने आते ही एक तरह का प्रशासनिक ढांचा भी तैयार किया। बिल्कुल। अपने राज्य को 66 परगना में बांटा। परगना आज की भाषा में हम कह सकते हैं कि जिलों जैसी कोई प्रशासनिक इकाई। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं। और एक और बड़ा कदम जो उन्होंने उठाया वो था गैर आदिवासियों को भी अपने प्रशासन में जगह देना। उन्होंने भवराय श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति को अपना दीवान बनाया था। एक मिनट, उन्होंने एक गैर आदिवासी को इतना बड़ा पद दे दिया? जी। उस जमाने में ये तो बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। क्या इससे स्थानीय सरदारों में कोई नाराजगी नहीं हुई? ये सवाल बहुत वाजिब है। जाहिर है ये एक साहसिक कदम था। ये दिखाता है कि फणी मुकुट राय योग्यता को महत्व दे रहे थे और एक मिलीजुली प्रशासनिक व्यवस्था बनाना चाहते थे। शायद इसी वजह से उन्हें बाहरी दुनिया से रिश्ते बनाने में भी मदद मिली। सही। उनके बाद मुकुट राय, घट राय और मदन राय जैसे शासक हुए। लेकिन एक अहम मोड़ आता है चौथे राजा प्रताप राय के समय। हाँ, प्रताप राय। उन्होंने राजधानी को सुतियांबे से बदलकर चुटिया में बसाया। बिल्कुल। अब राजधानी बदलना तो एक बहुत बड़ा और खर्चीला फैसला होता है। क्या सिर्फ सामरिक कारण ही थे या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई सांस्कृतिक वजह भी हो सकती थी? ये एक बेहतरीन सवाल है। जैसे शायद चुटिया उस वक्त एक ज्यादा बड़ा व्यापारिक केंद्र बन रहा हो। देखिए, स्रोत हमें सिर्फ इतना बताते हैं कि राजधानी बदली गई, लेकिन आपके सवाल में ही इसका संभावित जवाब छिपा है। अच्छा। चुटिया स्वर्ण रेखा नदी के किनारे था, जो व्यापार और खेती दोनों के लिए बेहतर जगह हो सकती है। हाँ, ये तो है। इसके अलावा प्रताप राय ने काशी से लोगों को अपने राज्यों में बसने के लिए बुलाया। ओहो। ये दिखाता है कि वो सिर्फ राजधानी नहीं बदल रहे थे, बल्कि अपने राज्य को बाहरी दुनिया के लिए और ज्यादा खोल रहे थे, नए विचारों और संस्कृति का स्वागत कर रहे थे। तो शुरुआती शासकों ने एक मजबूत नींव डाल दी थी, लेकिन अब राज्य को और मजबूत करने और अपना दबदबा बढ़ाने का वक्त आ गया था। और यहीं से कहानी में भीमकर्ण का आगमन होता है ना? बिल्कुल। और भीमकर्ण के साथ ही नागवंश की महत्वाकांक्षाएं भी आप कह सकती हैं कि बड़ी हो जाती हैं। कैसे? वो पहले शासक थे जिन्होंने अपने नाम के आगे राय की जगह कर्ण लगाना शुरू किया। राय से कर्ण? और ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था ना, इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा? निश्चित रूप से। ये उस दौर के पॉलिटिकल सिग्नलिंग का बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। उस समय मध्य भारत में कलचुरी राजवंश बहुत शक्तिशाली था और उनके राजा अपने नाम के आगे कर्ण लगाते थे। ओहो। तो कर्ण की उपाधि अपनाकर भीमकर्ण शायद खुद को उन बड़े राजपूत घरानों के बराबर रख रहे थे,
ये एक तरह से अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का ऐलान था। मतलब ये कहना कि अब हम सिर्फ एक स्थानीय ताकत नहीं है। बिल्कुल। और उन्होंने इसे सिर्फ उपाधि से नहीं बल्कि अपनी सैन्य ताकत से भी साबित किया। हाँ, उन्होंने सरगुजा के रक्सेल राजा को हराया। ये लड़ाई नागवंश के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने उन्हें सिर्फ जमीन ही नहीं दी बल्कि उनका दबदबा भी कायम किया। कहा जाता है कि इस जीत के बाद उन्हें लूट में वासुदेव की एक मूर्ति भी मिली थी। अच्छा। और इसी दौर में उन्होंने एक बार फिर राजधानी बदली। क्यों? इस बार क्या वजह थी? चुटिया तो एक अच्छी जगह थी। वजह थी एक नया खतरा, मुस्लिम आक्रमण। 1122 ईस्वी के आसपास उत्तर भारत से आक्रमणों का खतरा बढ़ रहा था। भीमकर्ण ने दूरदर्शिता दिखाते हुए राजधानी को चुटिया से हटाकर खुखरा में बसाया, जो शायद ज्यादा घने जंगलों में और सुरक्षित जगह रही होगी। ये एक बहुत बड़ा सामरिक फैसला था। तो राय से कर्ण तक का सफर असल में एक छोटे राज्य से एक सैन्य शक्ति बनने और बाहरी खतरों को गंभीरता से लेने का सफर था। बिल्कुल। लेकिन 16वीं सदी आते आते उत्तर भारत में एक ऐसी ताकत उभर रही थी जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन था, मुगल। और मुगलों के साथ नागवंश का रिश्ता बहुत ही नाटकीय और दिलचस्प रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है राजा दुर्जनशाल। दुर्जनशाल, हाँ। मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें 12 साल तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था। 12 साल? वजह क्या थी? वजह थी टैक्स देने से इनकार करना, या जिसे उस समय मालगुजारी कहा जाता था। अच्छा। नागवंशी शासक खुद को स्वतंत्र मानते थे और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। लेकिन दुर्जनशाल की रिहाई की कहानी उनकी कैद से भी ज्यादा मशहूर है। हाँ, वो हीरो वाली कहानी। मुझे तो ये किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है। क्या सच में ऐसा हुआ था? मतलब जहांगीर जैसे बादशाह ने एक कैदी की बात पे यकीन कर लिया? ऐतिहासिक स्रोत तो यही बताते हैं। कमाल है। हुआ ये कि जहांगीर के दरबार में 2 हीरों को लेकर बहस छिड़ गई कि कौन सा असली और कौन सा नकली। तब किसी ने बताया कि ग्वालियर में कैद नागवंशी राजा दुर्जनशाल हीरों के सबसे बड़े पारखी हैं। उन्हें दरबार में लाया गया और उन्होंने अपनी कला से असली हीरे की पहचान कर ली। और जहांगीर इससे इतने खुश हुए कि उन्हें रिहा कर दिया। सिर्फ रिहाई नहीं किया, जहांगीर ने खुश होकर उन्हें शाह की उपाधि दी। शाह। और उनका राज्य भी वापस कर दिया। यहीं से नागवंशी राजा कर्ण से शाह हो गए। अच्छा। ये उपाधि अपनाना मुगलों की सत्ता को स्वीकारने के साथ साथ उनके सिस्टम में अपनी जगह बनाने की एक बहुत ही स्मार्ट कूटनीति थी। और इसके बाद दुर्जनशाह ने अपनी राजधानी फिर से बदली, खुखरा से दोईसा, जिसे नवरत्नगढ़ भी कहा जाता है। बिल्कुल। वहां उन्होंने एक किला भी बनवाया जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी वास्तुकला पर मुगल प्रभाव था। झरोखा दर्शन जैसी चीजें थीं उसमें। हाँ, और ये झरोखा दर्शन सिर्फ एक आर्किटेक्चरल स्टाइल नहीं था, ये मुगल बादशाहों का अपनी प्रजा से सीधे जुड़ने का एक तरीका था, एक शाही प्रतीक। सही। इसे अपनाकर दुर्जनशाह शायद ये दिखा रहे थे कि वो अब सिर्फ एक स्थानीय राजा नहीं बल्कि एक आधुनिक इंपीरियल शासक है। उन्होंने 6000 रुपए सालाना कर देना भी स्वीकार कर लिया। ये एक समझौता था, थोड़ी स्वायत्ता छोड़कर अपनी सत्ता को बचाए रखना। तो राय से कर्ण और कर्ण से शाह, ये उपाधियां वाकई इस वंश के राजनीतिक सफर की पूरी कहानी कह देती हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ना शुरू हुआ, एक और बड़ी चुनौती दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मराठे। और मराठाओं का दौर नागवंश के लिए शायद सबसे उथल-पुथल भरा रहा। 18वीं सदी की शुरुआत में यदुनाथ शाह के समय बिहार के मुगल सूबेदार सरबुलंद खान ने हमला किया। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि नागवंशी राजा को 1 लाख रुपए मालगुजारी देनी पड़ी। 1 लाख रुपए? यानी एक तरह का जबरदस्ती वसूला गया टैक्स या नजराना, जो उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी रकम। इसने तो राज्य की कमर ही तोड़ दी होगी। बिल्कुल। और इसी हमले के बाद यदुनाथ शाह ने फिर राजधानी बदली। फिर से? हाँ, सुरक्षा के लिए वो राजधानी को दोईसा से पालकोट ले गए, जो और भी दुर्गम इलाका था। लेकिन खतरा सिर्फ मुगल सूबेदारों का नहीं था, असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। जब मराठों ने इस इलाके को बंगाल जाने के लिए एक कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। 1742 में भास्कर राव पंडित का नाम आता है। ये सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं था, मराठा सेनाएं, जिन्हें बरगी भी कहा जाता था, जहां से गुजरती थी वहां भारी तबाही मचाती थीं। अच्छा। वो गांवों को लूटते, फसलें तबाह कर देते। नागवंशी शासकों के लिए ये दोहरी मार थी। एक तरफ उन्हें अपनी जमीन बचानी थी और दूसरी तरफ अपनी प्रजा को इन छापों से।
इससे तो राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई होगी। बिल्कुल। और मामला तब और बिगड़ गया जब मराठे आपस में ही लड़ने लगे। 1743 में रघुजी भोंसले और पेशवा बालाजी राव की सेनाएं भी इसी इलाके में भिड़ गईं। सोचिए उस दौर की अराजकता को। हाँ, नागवंशी शासक दो बड़ी ताकतों के बीच पिस रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि मराठों ने छोटा नागपुर खास, पलामू, मानभूम जैसे इलाकों से जमकर पैसा और संसाधन वसूले। ये नागवंशी राज्य के लिए एक बहुत ही मुश्किल और विनाशकारी दौर था। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो एक चीज जो पैटर्न की तरह बार बार दिखती है वो है राजधानियों का बदलना। बिल्कुल। सुतियांबे से शुरू होकर ये सिलसिला रातूगढ़ तक चला। और ये सूची अपने आप में इस वंश की पूरी कहानी कह देती है। हर राजधानी का बदलना किसी बड़ी राजनीतिक, सामाजिक या सैन्य घटना का नतीजा था। चलिए एक नजर डालते हैं इस सफर पर। शुरुआत हुई 604 ईस्वी में फणिमुकुट राय की राजधानी सुतियांबे से। फिर प्रताप राय के समय राजधानी चूटिया बनी। सदियों बाद 1122 में भीमकर्ण मुस्लिम आक्रमणों से बचने के लिए राजधानी को हुकरा ले गए। फिर आया मुगल दौर। दुर्जन शाह ने जहांगीर की कैद से छूटने के बाद लगभग 1600 के आसपास दोईसा या नवरत्नगढ़ को अपनी शानदार राजधानी बनाया। हाँ, और ये राजधानी कला और संस्कृति का केंद्र भी बनी। बिल्कुल, लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं रही। मराठा आक्रमणों का दौर आया तो यदुनाथ शाह राजधानी को सुरक्षित पालकोट ले गए। और इसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। जगन्नाथ शाह के समय राजधानी पालकोट भौरो बनी। और अंत में उदयनाथ शाहदेव के समय, जो 1869 से 1950 तक रहे, राजधानी बनी रातूगढ़। रातूगढ़ ये नागवंश की आखिरी राजधानी थी जो आजादी के बाद तक रही। मतलब सुतियांबे से रातूगढ़ तक का ये सफर लगभग 1900 साल का है। 1900 साल! ये अपने आप में इस राजवंश की अनुकूलनशीलता और इतने लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता का सबसे बड़ा सबूत है। तो आज हमने देखा कि छोटा नागपुर का नागवंश कितना लचीला और स्थायी था। फणिमुकुट राय ने जिस राज्य की नींव सबकी सहमति से रखी थी, वो सदियों तक बड़ी बड़ी चुनौतियों के बावजूद अपना वजूद बचाने में कामयाब रहा। और उन्होंने ये सिर्फ तलवार के दम पर नहीं किया, उन्होंने समय के साथ अपनी पहचान बदली। बिल्कुल। राय से कर्ण बनकर उन्होंने अपनी सैन्य ताकत का ऐलान किया और फिर शाह की उपाधि अपनाकर मुगलों की दुनिया में अपनी जगह बनाई। ये कूटनीति और दूरदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात शायद यही है कि कैसे एक क्षेत्रीय शक्ति ने मुगलों और मराठों जैसी महाशक्तियों के बीच अपना रास्ता बनाया। कभी लड़कर, कभी समझौते करके। राजधानियों का लगातार बदलना और दुर्जन शाह का टैक्स देना स्वीकार कर लेना, ये सब हार नहीं बल्कि जिंदा रहने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। बिल्कुल, वो जानते थे कि कब सिर झुकाना है और कब उठाना है। शायद यही उनकी लंबी सफलता का सबसे बड़ा राज था। सही कहा। उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाला, लेकिन खत्म नहीं हुए। और जाते जाते एक सवाल जो हमारे स्रोतों से ही उठता है और सोचने पर मजबूर करता है, नागवंशी शासक खुद को राजपूत मानते थे। हाँ। एक ऐसे इलाके में जहां की ज्यादातर आबादी आदिवासी थी। इस राजपूत पहचान का उनके शासन पर, स्थानीय लोगों द्वारा उनकी स्वीकार्यता पर और उनके पड़ोसियों के साथ उनके रिश्तों पर क्या और कैसा असर पड़ा होगा? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या ये पहचान उन्हें स्थानीय लोगों से जोड़ती थी या उनके और प्रजा के बीच एक दूरी बनाती थी? क्या ये बाहरी ताकतों से संबंध बनाने में मददगार थी? ये एक ऐसी पहेली है जो इस राजवंश के इतिहास को और भी जटिल और दिलचस्प बना देती है, और जिसका जवाब शायद और गहरे शोध में छिपा है।